नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जुलाई सन 2026। आज त्रयोदशी तिथि दोपहर बाद 4:15 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन कहे जाने वाले 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई साल 2015 को निधन हुआ था। इसके अलावा आज भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 27 जुलाई साल 1939 को हुई थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून सुस्त पड़ा, उमस बढ़ी। 28 जुलाई से बदलेगा मौसम का मिजाज। पूरे प्रदेश में बहुत तेज बारिश की चेतावनी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, SHG महिलाओं को पंचायत की जमीन पर डेयरी खोलने की अनुमति। हरियाणा में SIR का पहला चरण पूरा हुआ। 26 लाख लोगों के नाम, पता, उम्र व रिश्तों में मिली गड़बड़ी। हरियाणा पेपर लीक मामले में नंबर 1 HPSC चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर बड़ा हमला। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक बैलेंस, बताएंगे पूरी खबर। कृष्ण भक्तों को बड़ी सौगात, सुहाना होगा वृंदावन का सफर। मथुरा वृंदावन के लिए सीधी AC बस सेवा हुई शुरू। ITR भरने में न करें देरी, 31 जुलाई के बाद देना पड़ सकता है 5,000 रुपए तक जुर्माना। भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया। 3-0 से T20 सीरीज जीती। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए तो मयंक यादव को 3 विकेट मिले। बड़ा फैसला, सैनिकों और अग्निवीरों को हरियाणा में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं। 9 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदन। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। तो असम में बाढ़ से 7 लोग प्रभावित, 66 की मौतें हुई। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 134 सड़कें बंद। मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में 190 kg वजन उठाया। ऋषिकांत और मुथु पांडे ने मेंस में सिल्वर जीता। और PM मोदी बोले, पेपर लीक रोकने के लिए कल कठोर कानून लाएंगे। परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। इन्फोसिस को फाउंडर नीलेकणी अध्यक्ष होंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सुस्त पड़ गया है। राज्य में 27 जुलाई की रात तक मानसून कमजोर बना रहेगा। उमस बढ़ गई है। हालांकि 28 और 29 जुलाई को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सुरक्षित रहने और जरूरी व एहतियात बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में अधिकतम तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान भिवानी जिले में 35.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं 27 जुलाई को यानी आज पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से मौसम का मिजाज बदलेगा और 28 जुलाई से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। 28 जुलाई को हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी व पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी, जबकि कई जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 29 जुलाई को लेकर मानसून और अधिक सक्रिय रहेगा। पूरे प्रदेश के 75 से 100% हिस्सों में व्यापक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन बाद PM मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। टीम में 6 मेंबर्स हैं। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। PM ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी कर इसकी जानकारी दी। पिछले 4 दिनों में यह इंस्टाग्राम पर मोदी का तीसरा वीडियो मैसेज है। PM ने कहा कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि 3 मई को नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा आंदोलन में बदला था। सोशल मीडिया पर 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो वहीं जंतर मंतर पर करीब 36 दिन प्रदर्शन हुआ। आखिर में 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
सोनीपत के गांव फरमाना पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग से पहले आनन फानन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। यह शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि युवाओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया है। युवाओं के सामने आखिरकार सरकार झुक गई है। देश के युवाओं, किसानों और पहलवानों को एंटी नेशनल बताने वाली सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को यह स्पष्ट संदेश है कि ये सभी देशभक्त लोग हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी जबरदस्त तंज कसा और कहा कि हरियाणा पेपर लीक मामले में नंबर 1 पर है। एचपीएससी कार्यालय में अधिकारियों के पास से करोड़ों रुपए मिले हैं। हरियाणा सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए। एचपीएससी चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा में खर्चा और पर्चा की सरकार चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देने के साथ साथ योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अंत्योदय मेले केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अभियान है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को उनकी जरूरत और क्षमता के अनुसार विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री रविवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में आयोजित अंत्योदय मेले में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें केवल सरकारी नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि रोजगार देने वाला बनने का भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ी है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण में 26 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई हैं। ये गड़बड़ियां नाम, पता, उम्र या फिर अन्य विवरण को लेकर सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए 2 महीने का समय दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। जांच में 26 लाख से अधिक के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि पहले बीएलओ रिकॉर्ड की जाँच करेगा। उसकी रिपोर्ट से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट होने पर रिकॉर्ड में सुधार कर दिया जाएगा। यदि किसी मामले में संतुष्टि नहीं होती है तो संबंधित मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा। उसे निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखना होगा। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 28 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम, पता और उम्र जरूर जाँच ले। यदि कोई त्रुटि मिले तो तय समय में उसे ठीक भी करवा ले। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई की सूची से हटाया नहीं जाएगा। 18 लाख मतदाताओं की वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। समय पर जवाब नहीं देने पर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। जिनका नाम सूची से छूट गया है या फिर जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है वे फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7 की बात करें तो नाम हटाने, वे फॉर्म 8 नाम, पता या फिर अन्य विवरण में सुधार के लिए भरा जा सकता है। हरियाणा सरकार जवानों, अग्निवीरों और उनके आश्रितों के लिए सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम बनाएगी। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि निगम के माध्यम से लाभार्थियों को कई सेवाएं एक ही मंच पर मिलने जा रही है। इसमें पुनर्वास, रोजगार, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं का समन्वय शामिल होगा। इससे सैनिकों और उनके परिवारों को सुविधाएं लेने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, पलवल और पानीपत समेत राज्य के 9 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। इनके जरिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के पंजीकरण के लिए भी विभागीय पोर्टल शुरू किया जा चुका है। इससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर सैनिकों को नमन करते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा वीर सैनिकों की भूमि है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 420 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को स्वरोजगार देने का वादा किया है। दरअसल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला सदस्य पंचायत की सामलात भूमि पट्टे पर लेकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इस संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग ने नए नियम और शर्तें भी जारी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पहले से ही आजीविका का प्रमुख साधन रहा है, जिसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका रहती है। हालांकि अधिकांश गरीब परिवारों की महिलाओं के पास पर्याप्त जमीन या फिर संसाधन नहीं होने के कारण वे डेयरी व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती थी। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर ग्राम पंचायत की सामलात भूमि पट्टे पर लेकर डेयरी संचालित कर पाएंगे। जिला उपायुक्त ग्राम पंचायत को अधिकतम 500 वर्ग गज सामलात भूमि 2 वर्ष के लिए पट्टे पर देने की अनुमति दे सकेंगे। यदि डेयरी गतिविधियां संतोषजनक पाई जाती है तो पट्टे की अवधि को आगे फिर से 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
हरियाणा के हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में पालतू कुत्तों यानी डॉग्स के लिए डायलिसिस सुविधा शुरू कर दी है। इस अत्याधुनिक सेवा से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेट्स को बेहतर इलाज और नया जीवन मिलने की उम्मीद है। फिलहाल शुरुआती चरण में यह सेवा केवल पालतू कुत्तों के लिए उपलब्ध रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार गहन चिकित्सकीय जाँच के बाद केवल उन्हीं डॉग्स का डायलिसिस किया जाएगा जिनके लिए प्रक्रिया चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होगी। भविष्य में संसाधन और तकनीकी विस्तार होने पर इस सुविधा को अन्य पशुओं तक भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि जब किसी पशु की किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में जहरीले तत्व और अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डायलिसिस मशीन के माध्यम से इन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है और गंभीर रूप से बीमार पशु की जान बचाने में इससे मदद मिल पाती है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। उन्होंने वीमेंस 48 केजी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में 190 केजी वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। बता दें कि इससे पहले साल 2018 और 2022 में भी मीराबाई ने गोल्ड जीता था। भारत के अब तक 3 मेडल यानी 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हो गए हैं। इससे पहले रविवार को ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 केजी में 264 केजी वजन उठाकर और राजा मुथु पांडे ने मेंस 65 केजी में 289 केजी वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं शुक्रवार को झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज दिलाकर भारत को पहला मेडल दिलाया था। भारत अब मेडल टैली में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड सहित 24 मेडल के साथ टॉप पर बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से गुजरात, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर भारत में 31 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इधर असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर है। अब तक 66 की मौत हो चुकी है। 7 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें अब तक बंद हो चुकी हैं। तो वहीं बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी पर्वतीय जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी जारी है। हरियाणा में आज रात से मौसम फिर बदलेगा। 28 व 29 जुलाई को प्रदेश में मानसून दोबारा से सक्रिय होगा। कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। कपड़ों, ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोजमर्रा के लगभग हर जरूरत का सामान अब घर बैठे कुछ ही मिनटों में मंगाया जा सकता है। लेकिन सुविधा के साथ एक ऐसी आदत भी बढ़ रही है जो लोगों की बचत पर असर डाल रही है। वह है देर रात ऑनलाइन शॉपिंग करना। दिन भर व्यस्त रहने के बाद कई लोग रात में मोबाइल पर शॉपिंग एप्स और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। इस दौरान फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर और भारी डिस्काउंट जैसे मैसेज देखकर बिना ज्यादा सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। कई बार कार्ट में ऐसे प्रोडक्ट भी जुड़ जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। इस व्यवहार को इंपल्स बाइंग भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे बजट को बिगाड़ सकती है। ऑफर का आकर्षण जरूरत पर भारी पड़ जाता है और अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ने लगता है। किसी भी महंगी चीज को खरीदने से पहले खुद से पूछे कि उनकी वास्तव में जरूरत है या फिर नहीं। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अलग अलग वेबसाइट और ऐप पर उसकी कीमत जरूर तुलना करें। थोड़ी समझदारी और योजना के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने से आप अच्छी बचत कर सकते हैं और गैर जरूरी खर्च से भी बच सकते हैं। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक आने के साथ ही रिटर्न फाइल करने की रफ्तार बढ़ गई है। कर विशेषज्ञों ने करदाताओं से अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आईटीआर दाखिल कर दें। तय समय सीमा के बाद रिटर्न भरने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। बाद में किसी तरह की परेशानी से भी बचा जा सकेगा। सही दस्तावेजों के साथ समय पर आईटीआर दाखिल करने से जुर्माने और ब्याज दोनों से बचा जा सकता है। साथ ही रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। समय पर रिटर्न दाखिल करने से आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिलने की संभावना बनी रहती है।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के प्रयासों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं को अंबाला से अब प्रतिदिन सीधी एसी बस सेवा का लाभ मिलेगा। परिवहन मंत्री अनिल विज के प्रयासों से बस सेवा अंबाला से प्रारंभ हो गई है, जिसका श्रद्धालुओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि अब तक अंबाला से मथुरा वृंदावन के लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। मथुरा वृंदावन के लिए एसी बस प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे अंबाला से चलेगी, जो कि 9 घंटे के सफर के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वापसी में बस रात्रि 8:30 बजे मथुरा से चलेगी, जो कि 9 घंटे के सफर के बाद अंबाला पहुंचेगी। इस बस सेवा के प्रारंभ होने से धार्मिक स्थल जाने के लिए यात्रियों को सुविधा उपलब्ध होगी। अंबाला ही नहीं बल्कि पंचकुला, यमुनानगर, हिमाचल प्रदेश आदि जगहों से भी यात्रियों को इस बस सेवा का लाभ मिलेगा तथा भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु श्री कृष्ण स्थली जाएंगे। बस प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे अंबाला छावनी बस अड्डे से रवाना होगी, जो कि करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल से करीब 395 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन और मथुरा पहुंचेगी। लगभग 9 घंटे की इस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। बस में पेयजल के लिए कैंपर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। बस चलने से कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को इस बस का सीधा लाभ मिलेगा। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरी T20 में 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हरारे में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने 49 गेंदों में 81 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में मयंक यादव ने 3 विकेट लिए तो यश ठाकुर को 2 विकेट मिले। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा 2 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन 29 ने दूसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़कर पारी संभाली। ईशान के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान श्रेयस अय्यर 27 के साथ मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप की। वहीं 193 रन का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ने पहली बॉल पर विकेट गंवा दिया। टीम के लिए रयान बार्ल ने सबसे अधिक नाबाद 54 रन बनाए। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। साफ है कि हमारे रास्ते अलग हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े खड़े करता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो भी सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। कारगिल वार मेमोरियल में पूरा भारत दिखाई देता है। यहाँ शहीदों में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, हरियाणा समेत देश के हर हिस्से से जवानों के नाम दर्ज हैं। शहीदों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग देश को बांटने का सपना देखते हैं उन्हें इस स्मारक की दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार ही भारत को बांटने की उनकी सोच का सबसे बड़ा जवाब है। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत नहीं था, बल्कि वह ऐतिहासिक क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को देखा। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से ऐसा इतिहास रचा जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। रक्षा मंत्री शनिवार को द्रास पहुंचे थे। यह उन्होंने कारगिल वार मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। बता दें कि 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल के पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई साल 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।